प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य अंतर्गत एकांकी भोर का तारा का विश्लेषण कर रहे हैं। पूर्व में प्रथम भाग में एकांकी के पात्र परिचय को हम देख चुके हैं और एकांकी का जो प्रारंभिक दृश्य है वह हमने देखने का प्रयास किया। उस दृश्य में हम देखते हैं कि शेखर भोर का तारा नामक एक रचना को अपने विचार प्रदान कर रहे थे। उसी समय उनके मित्र माधव वहाँ पर आते हैं और उन दोनों के बीच में कवि हृदय और राजनीतिज्ञ के हृदय पर किस प्रकार समाज की निगाह होती है और किस प्रकार वे अपने निर्णय लेते हैं, किस प्रकार समाज उनको देखता है, उस पर हास परिहास में कुछ गंभीर पुट देते हुए बातचीत कर रहे हैं। शेखर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, वहाँ जीवन दिख पड़ता है। माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को देखा है? माधव जवाब देते हैं, हाँ मैंने। शेखर, मैं उसे सदा भीख देता हूँ, जानते हो क्यों? माधव, क्यों? दया सज्जनस्य भूषणम, अर्थात हम देखते हैं यहाँ पर कि माधव ने बहुत सहज रूप से कह दिया कि वो अंधी है, भीख मांगती है, तो तुमको उस पर दया आती है। ये एक राजनीतिज्ञ का हृदय है, इसलिए वो उस दृष्टि से कहता है कि तुमको उस पर दया आती होगी, इसलिए तुम उसे देते होंगे। लेकिन शेखर एक भावुक हृदय है, एक कल्पना प्रिय व्यक्ति है और जो अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से काव्य सृजन करता है। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो शेखर दया शब्द सुन करके कुछ हंसता है, कुछ ठहरता है और कहता है, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, उसकी झुकी हुई कमर। माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने इस ढांचे में ढाला है। यानी हम देखते हैं शेखर उसमें कविता देखता है, अर्थात उसकी पीड़ा, उसकी बेबसी, उसकी असहायता और किस प्रकार वह अन्य लोगों पर निर्भर है वह देखता है। वो इसमें कविता और कविता को लयबद्ध करके उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे समाज का ऐसे गरीब, निर्धन और बेसहारा वर्ग पर ध्यान जाए और उनके लिए कुछ उपक्रम करे, कुछ उपाय करे। यहाँ पर देखिए हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि राजनीतिज्ञ का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, कवि का नज़रिया बिल्कुल होता है। कवि उन समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास करता है। जब यह हास परिहास पूर्ण कुछ गंभीर चिंतन उनका चल रहा है, उसी बीच में अब माधव उसी बात को कुछ अलग मोड़ में दिशा प्रदान करते हैं और यहाँ पर एक एकांकी में एक मोड़ आता है, हम देखते हैं, और एक नया विषय प्रारंभ होता है दोनों के बीच में। ये देखिए माधव क्या कहते हैं। माधव कहते हैं, शेखर, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। अब शेखर समझ नहीं पाते हैं उनके संकेत को, तो शेखर बहुत सहज रूप से कहते हैं, किस देवी की? अब माधव बहुत लाक्षणिक रूप से कहता है, यह तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर कहता है, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव कहते हैं कि अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर? और हंसते हुए अब शेखर झेंप जाते हैं और फिर इसी बीच शेखर उस रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर भी बहुत सरल सा जवाब देते हैं, कितनी बार पूछोगे? माधव, बहुत प्यार करते हो। तो शेखर कहते हैं कि मेरे जीवन की दो ही साधना है, एक है छाया का प्यार और दूसरी है कविता।
माधव और छाया। तो शेखर कहते हैं, हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते। यहाँ शेखर के इस गहरे स्वर में उनकी बेबस सी झलकती दिखाई देती है कि कहीं न कहीं वे छाया को बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद उन दोनों के मिलन की राह में कोई बहुत बड़ी बाधा है जो उन्हें मिलने नहीं देती है। तभी तो वे अपने आप को एक किनारा बता रहे हैं। तो माधव कुछ रहस्यपूर्ण ढंग से कहते हैं, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। पर शेखर ऐसी संभावना से इनकार करते हैं। पर माधव कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो शेखर कहते हैं, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है, भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध? अर्थात यहाँ पर स्पष्ट होता है कि छाया उज्जैनी के मंत्री देवदत्त की बहन है और वह शेखर उनसे प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि देवदत्त का राजकार्य में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, दखल है और एक संपन्न परिवार से हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि एक सामान्य से कवि उनकी बहन से प्रेम करे और उससे उसका विवाह संबंध स्थिर किया जा सके। तो इस दृश्य में वही कारण हमारे सामने आता है कि आखिर शेखर और छाया क्यों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, माधव एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, मामूली कवि। शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? तो शेखर बहुत गंभीर स्वर में और एक टका सा जवाब देते, और क्या समझो, राजकवि? पर माधव तो आज कुछ रहस्य से भरे हुए हैं और वो कहते हैं, सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। तब शेखर कहते हैं, खबर? तो माधव कहते हैं, हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। अब यहाँ पर देखिए, माधव तो राजभवन में ही रहते हैं, इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम तो राजभवन कल क्या रोज जाते हो, उसमें कौन सी नई बात है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि शेखर का जो स्वर है वह मंद पड़ता सा हुआ नज़र आता है और उनको उसमें कुछ उत्साह नज़र नहीं आता था, इसलिए वे अनमने भाव से प्रकट कर देते कि इसमें कोई नई बात नहीं है, तुम तो रोज जाते हो। लेकिन माधव कहते हैं कि वहाँ पर एक उत्सव था और उस उत्सव में एक सुंदरी ने बहुत सुंदर गीत गाया और उस गीत पर राजा प्रसन्न हो गए। पर शेखर उससे थोड़ा सा कहते हैं उकता गए और कहते हैं, यार ये सब बात मुझे क्यों बता रहे हो? यानी शेखर का उस विषय में कोई उस रुचि नहीं है, वो उसको जानना नहीं चाहते। यहाँ पर हमको शेखर की मनोदशा समझ में आती है कि शेखर अपने आप में उलझे हुए हैं, इसलिए उनको ऐसी कोई बात प्रिय नहीं लगती है जिससे उनका प्रत्यक्ष कोई ताल्लुकात नहीं है। माधव कहते हैं कि अरे यार, तुम बात तो सुनो, तुम जो गीत गाने वाली उसका नाम नहीं पूछोगे? तब शेखर कहते हैं कि माधव, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाली का नाम पूछा, पता चला कि उसका नाम था शेखर, अर्थात वह और कोई नहीं, वह स्त्री, वह युवती स्वयं छाया थी और वो जो गीत वहाँ पर प्रस्तुत कर रही थी उसके रचयिता स्वयं शेखर थे। माधव की इस बात से शेखर चौंक जाते हैं और माधव कहते हैं, अभी तो और सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाओ। अब कल से वह कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। ओहो हो, ये अप्रत्याशित खबर सुनकर शेखर तो एकदम से चौंक जाते हैं और माधव उनके परम मित्र इस प्रकार झुक करके उनके सामने अभिनय करते हैं कि हाँ, तुम अब सामान्य कवि नहीं हो, तुम अब राज दरबार के कवि हो, अब तुम राज दरबार जाओगे। शेखर को लगता है कि वो कोई सपना देख रहे हैं। तब
माधव कहते हैं कि सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ। अर्थात ये देखिए, इसके आगे कुछ और भी है। बहुत एकांकी में लगातार मोड़ पे मोड़ आ रहे हैं, और कहाँ तो एक साधारण सा शेखर था और कहाँ अब वो राजकवि बनने जा रहा था। और उसके बाद में उन दोनों के बीच में जो खाई थी, लगता है अब धीरे धीरे वो पट रही है। माधव कहते हैं कि सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें यह देखना होगा कि अभी तक शेखर उस युवती का परिचय नहीं प्राप्त कर सके। तो शेखर कहते हैं, हाँ वह युवती कौन है। तब माधव कहते हैं, अब यह भी बताना होगा, तुम भी बुद्धू हो क्या इसी बूते। शेखर, ओ छाया तुम कितने अच्छे हो। यहाँ पर वह अपने मित्र की प्रशंसा करते हैं, और अब शेखर समझ पाते हैं कि वह युवती कोई और नहीं, वह स्वयं छाया ही थी। और माधव उन्हें खबर सुनाते हैं कि उनके भ्राता देवदत्त हैं, वे तक्षशिला जाकर वहाँ के तक्षक वीरभद्र के विद्रोह को दबाएंगे। अर्थात देवदत्त भी जाने वाले हैं, और उनके साथ में